सक्सेस के बाद का प्लान हम सबके पास है, लेकिन गलती से अगर फेल हो गए तो उस फेलियर से कैसे डील करना है इस बारे में कोई बात ही नहीं करता। जी हाँ, ये डायलॉग है बहुत ही हिट मूवी छिछोरे का, और मूवी में ये डायलॉग बोला था एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने, जो अनफॉर्चुनेटली अब हमारे बीच नहीं है। उन्हें हमने खो दिया सुसाइड की वजह से। उन्होंने सुसाइड कमिट करा। ऑल्दो उनके सुसाइड का रीज़न फाइनेंशियल क्राइसिस या फाइनेंशियल रीजंस नहीं थे, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं दुनिया में जो फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल रीजंस की वजह से सुसाइड कमिट करते हैं। तो क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम एटलीस्ट अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर कर सके कि हमें कभी भी फिनेंसेस की वजह से इस तरीके का कोई स्टेप लेने का हम गलत स्टेप ना लें, हमारे मन में ये थॉट भी ना आए। तो हाँ, इसका सल्यूशन है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग एक ऐसा तरीका है कि इर्रिस्पेक्टिव आप कितना कमाते हो, इर्रिस्पेक्टिव आप क्या काम करते हो, अगर आप प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो तो आई अश्योर यू कि आपको कभी भी एटलीस्ट फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से इस तरीके के नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमारी प्लानिंग के बाहर होती है। हम में से किसी ने नहीं सोचा था कि ऑल ऑफ अ सडन कोविड-19 पैंडेमिक आ जाएगा। हम में से कोई नहीं चाहता कि हमारे घर में या हम बीमार हो। किसी को नहीं पता होता कि कब किसका एक्सीडेंट होने वाला है, कब किसकी डेथ होने वाली है, कब किसके साथ क्या बुरा होने वाला है। ये सारी चीज़ें कोई नहीं चाहता कि किसी के साथ हो, लेकिन गॉड्स फॉरबिड अगर हम में से किसी के साथ ऐसा कुछ होता है तो हम उसे रोक नहीं सकते, लेकिन हम उसके लिए वेल प्लान्ड हो सकते हैं। वो प्लानिंग है फाइनेंशियल प्लानिंग। जी हाँ दोस्तों, आज के अपने वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, फाइनेंशियल प्लानिंग और वेल्थ क्रिएशन में क्या डिफरेंस है, फाइनेंशियल प्लानिंग करते वक्त आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे हर एज ग्रुप के लोगों के लिए अलग होगी और आपके लिए बेस्ट सूटेबल फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होगी। इसके अलावा आप लोगों के मुझे कमेंट्स आते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए मैं आपको स्टॉक्स रेकमेंड करूं, तो ऊपर आई बटन में मेरी मल्टी बैगर सीरीज आ रही है, आप वो देख सकते हैं। मैंने टॉप 10 स्टॉक्स एंड टॉप 10 स्टॉक्स बिलो 600 ये 2 वीडियोस बनाए हैं, आप वो रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा जो रिलायंस इंडस्ट्रीज में डील पे डील आ रही है एंड अनस्टॉपेबल ग्रोथ हो रही है, उसको समझने का एंड फ्यूचर उसका फोरकास्ट क्या हो सकता है उसको समझने के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है जो ऊपर आई बटन में आ रहा है, आप वो भी देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के साथ। लेकिन इसके पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे बेल बटन और सब्सक्राइब प्रेस करके इसे सब्सक्राइब कीजिए। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग, आप सबसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि आपकी नेटवर्थ क्या है। नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए आप में से कितने लोगों को ऑन द स्पॉट जब मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि आपकी नेटवर्थ क्या है, इसका आंसर पता था। आई एम श्योर 95 क्या 99% लोगों को नहीं पता होगा कि उनकी नेटवर्थ क्या है। तो आज के हमारे वीडियो में हमें पता पड़ेगा कि क्यों हमें अपनी नेटवर्थ पता होनी चाहिए, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज। फाइनेंशियल प्लानिंग में आप सबसे फर्स्ट स्टेप अपनी नेटवर्थ कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड स्टेप में आप फाइनेंशियल प्लानिंग में अपने एक्सपेंसेस कैलकुलेट करोगे। क्या एक्सपेंसेस कैलकुलेट करोगे आप? कि आपको एक मंथ में सरवाइव करने के लिए बेसिक इतना अमाउंट तो चाहिए ही चाहिए। बेसिक एक्सपेंसेस आपके, वो आपका खाना पीना हो सकता है, घर का राशन का एक्सपेंस हो सकता है, रेंट अगर आप रेंटेड घर में रहते हैं तो रेंट एक्सपेंस हो सकता है, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर कोई लोन आपने ले रखा है तो लोन, ईएमआई, ऐसे एक्सपेंसेस जो चाहे आप कुछ भी हो जाए, आप ऑफिस जाओ नहीं जाओ, वो आपके मैंडेटरी एक्सपेंस। अगर कोई सीनियर सिटीजन या कोई फैमिली मेंबर है जिनका कोई रेगुलर मेडिकेशन चल रहा है तो उनकी वो मेडिसिन के एक्सपेंसेस, जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, जो लगना ही लगना है, वो आप नोट डाउन अपनी एक बुक में, एक कॉपी में कहीं पे लिखिए और आप कैलकुलेट कीजिए कि आपको कितने आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस है जो आपको लगने ही हैं। उसके अलावा आप लिखिए अपनी इनकम।
आपकी अगर सैलरीड इनकम है तो सैलरीड इनकम कितनी है, आपकी अगर बिजनेस इनकम है तो बिजनेस इनकम कितनी है, रेंटल इनकम कितनी है, अदर सोर्सेज से इनकम आती है, एफडी के इंटरेस्ट के थ्रू या किसी भी अदर सोर्सेज से इनकम आती है तो वो कितनी है, टोटल फिक्स्ड मंथली इनकम कितनी है, टोटल फिक्स्ड मंथली एक्सपेंस कितने हैं, ये आप लिखेंगे। उसके बाद जो आपके पास एसेट्स हैं, एसेट हो गए आपका घर, प्रॉपर्टी, गोल्ड ज्वेलरी, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट्स, आपकी एफडीज, आपके पोस्ट ऑफिस इन्वेस्टमेंट्स, आपके स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स, आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स, आपके पीपीएफ, पीएफ, आपकी जितनी भी तरह की एसेट्स है, जितनी भी तरह के आपके इन्वेस्टमेंट्स है जहां से आपको पैसा मिल सकता है मुसीबत के टाइम पे, वो सारे एसेट्स आप एक तरफ लिख लेंगे, उसका टोटल आप कर लेंगे आज के वैल्यूएशन के हिसाब से। उसके बाद आप अपनी लाइबिलिटीज लिखेंगे। आपने किसी भी तरीके का कोई भी लोन ले रखा हो, चाहे वो कितना ही छोटा लोन हो, चाहे वो कोई कंज्यूमर लोन ही क्यों ना हो और चाहे वो होम लोन ही क्यों ना हो, आप हर लोन का प्रिंसिपल अमाउंट लिखेंगे, वो टोटल करेंगे। तो जब आप अपने एसेट्स, टोटल एसेट्स के वैल्यूएशन में से टोटल लाइबिलिटी का वैल्यूएशन माइनस करेंगे तो आ जाएगी आपकी नेट वर्थ। वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और चाहे आपने अर्निंग अभी स्टार्ट ही की हो, चाहे आपको अर्न करते हुए 5 साल ही क्यों ना हुए हो, आपकी नेटवर्थ नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मैं जानती हूँ जो कमा रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन नेटवर्थ उनकी नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि आजकल के टाइम पे चाहे इंटरनेशनल वेकेशन हो, चाहे कार हो, चाहे कुछ भी हो, हमने अभी बस कमाना स्टार्ट ही किया है, हमारे पास कोई सेविंग्स नहीं है, लेकिन हम लोन लेके, जो कि बहुत इजीली अवेलेबल है, अगर आप एक अच्छी जॉब में हो, सैलरीड हो, तो आपको बहुत इजीली लोन्स अवेलेबल है, पर्सनल लोन्स अवेलेबल है, तो लोग लोन ले लेके ये सारी चीज़ें, ये सारे अपने सपने पूरे करते हैं। एंड जब आप अपने एसेट्स कैलकुलेट करोगे, अपने ये लोन की लाइबिलिटी माइनस करोगे, सैलरी आपको पर मंथ मिल रही है, दैट इज डिफरेंट, बट आप जब इन चीज़ों को कैलकुलेट करोगे और जब आप अपना एसेट्स माइनस लाइबिलिटी करोगे तो कई ऐसे लोग हैं जिनकी नेटवर्थ नेगेटिव आ रही है, विच इज़ अनबिलीवेबल। तो आप चाहे कितना भी कमा रहे हो, चाहे आप 10,000 अ मंथ कमा रहे हो या आप 10 करोड़ अ मंथ कमा रहे हो, योर नेटवर्थ एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम शुड नॉट बी नेगेटिव। दैट इज रूल नंबर 1 टू बी फाइनेंशियली इक्विप्ड। अपनी नेटवर्थ और अपने फिक्स्ड एक्सपेंसेस कैलकुलेट करने के बाद, फिक्स्ड इनकम कैलकुलेट करने के बाद, स्टेप नंबर 2 वुड बी कैलकुलेशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ इमरजेंसी फंड्स। ये इमरजेंसी फंड्स वो फंड्स हैं जिन्हें आप अपने रूटीन में कभी भी टच नहीं करेंगे, लेकिन इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी, इन टर्म्स ऑफ अगर आपका, जैसे अभी लॉकडाउन अनाउंस हो गया, अगर आपकी बिजनेस इनकम थी तो वो शायद जीरोआइज हो गई होगी, आपकी बिजनेस इनकम टोटली बंद हो गई होगी। तो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आती है, अगर आप सैलरीड है, अगर ले ऑफ हो जाता है या आप खुद फ्रस्ट्रेट होते हो, जॉब आपको चेंज करना है, यू नीड अ ब्रेक, या फिर आप अगर सपोज आप इफ़ यू आर अ फीमेल, यू आर प्लानिंग अ किड एंड यू वांट टू टेक अ ब्रेक, तो घर में कोई एकदम से बीमार हो जाता है, किसी भी तरह की जब इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, अनप्लैन्ड अनफॉर्सन सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं, तो उस टाइम पे आपको कोई लोन लेने की, कोई उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इमरजेंसी फंड आपको हेल्प करेगा और ना कोई नेगेटिव सेंटिमेंट आपको अफेक्ट कर पाएगा कि अब आप इस सिचुएशन से कैसे डील करें। दिस वुड बी योर ऑक्सीजन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ये इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए, ये आप कैसे कैलकुलेट करोगे? मिनिमम ये इमरजेंसी फंड होना चाहिए। आपने जो स्टेप 1 में अपनी जब नेटवर्थ निकाली थी, फिक्स्ड इनकम निकाली थी और फिक्स्ड एक्सपेंसेस, ये 3 चीज़ें आपने निकाली थी, तो जो फिक्स्ड मंथली एक्सपेंसेस आपके हैं, जिसमें आपने अपनी EMIs वगैरह भी ले ली थी, वो जब आप टोटल फिक्स्ड मंथली एक्सपेंस इंटू 6 करोगे, मतलब 6 मंथ्स तक सर्वाइव करने के लिए जो आपको मिनिमम अमाउंट चाहिए, वो होगा आपका मिनिमम इमरजेंसी फंड। दैट इज नॉट मैक्सिमम। ज़्यादा से ज़्यादा आपका इमरजेंसी फंड इतना होना चाहिए, ये नहीं कह रही मैं, कह रही हूँ कम से कम आपका इमरजेंसी फंड इतना तो होना ही चाहिए। उसके अलावा उससे ज़्यादा, जितना ज़्यादा आप इमरजेंसी फंड रखोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, उतने सुकून से आप अपनी लाइफ स्पेंड करोगे, रात में आप उतने सुकून से सो सकते हो। तो ये 2 स्टेप्स हो गई। First step was calculation of your net worth, your income, your expenses. Second, creation of emergency fund. Now step 3. Step 3 is insurance. Yes, insurance is important. Insurance
लेकिन प्रॉपर इंश्योरेंस, सही अमाउंट का इंश्योरेंस ज़रूरी है। इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है, अगर आपने गलत इंश्योरेंस इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगा दिया तो वो एक फाइनेंशियल प्लानिंग में एक ब्लेसिंग की बजाय एक डिजास्टर हो सकता है। अगर आपने ओवर इंश्योरेंस कर लिया, ओवर डूइंग ऑफ इंश्योरेंस इज ऑल्सो अ फाइनेंशियल डिजास्टर, अंडर डूइंग ऑफ इंश्योरेंस इज ऑल्सो अ फाइनेंशियल डिजास्टर। तो इंपॉर्टेंट है कि आप समझे एग्जैक्टली आपको कौन से इंश्योरेंसेस चाहिए और कितने चाहिए। अगर आप अपनी फैमिली में सोल ब्रेड अर्नर है, आप अर्निंग मेंबर है और आपके ऊपर सब डिपेंडेंट है, तो आपका टर्म इंश्योरेंस ज़रूर होना चाहिए। क्या होता है टर्म इंश्योरेंस? टर्म इंश्योरेंस इज द इंश्योरेंस जिसमें आपकी जो लाइफ है वो सेफगार्ड होती है। अगर किसी वजह से आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को आपका जो इंश्योर्ड अमाउंट है वो मिल जाता है। ये ऑफ कोर्स आप अगर किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी रीजंस की वजह से, उसमें रीजंस लिस्टेड होते हैं कि किन किन वजह से अगर आपके साथ कुछ होता है तो ही आपको क्लेम मिलेगा। अगर कोई सुसाइड या इस तरह की चीज़ करता है उसमें वो इंश्योरेंस कवर नहीं मिलता है। टर्म इंश्योरेंस क्या करेगा कि आपकी अगर कोई लाइबिलिटी है, आपके लोन्स है, वो चुकाने में भी आपकी फैमिली को हेल्प करेगा। उसके अलावा जो आगे हम आपके फाइनेंशियल गोल्स डिस्कस करेंगे, जो अगर अचीव नहीं हुए होंगे, बीच में कहीं रह गए होंगे, तो आपके न होने पर भी आपकी फैमिली को प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो सारे गोल्स अचीव वो कर पाएंगी। आप जो प्रीमियम दोगे दैट आई अग्री इज अ वेस्ट, वो आपको उस पर कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। इसकी वजह से इंश्योरेंस कंपनीज ने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, यूलिप्स ऑफर कर दिए कि इसमें आपका पैसा भी बढ़ रहा है और आपको इंश्योरेंस कवर भी मिल रहा है। प्लीज डोंट गो फॉर दैट। इन्वेस्टमेंट्स हम अलग से करेंगे, इंश्योरेंस हम अलग से ले रहे हैं, बहुत कम प्रीमियम आता है। आप बहुत ज़्यादा मत लीजिए, अपनी नीड्स के हिसाब से इवेल्युएट करके अपना टर्म इंश्योरेंस लीजिए। लाइफ इंश्योरेंस में हमें सिर्फ टर्म इंश्योरेंस चाहिए, उसके अलावा हमें कोई इंश्योरेंस नहीं चाहिए। सेकेंड कम्स हेल्थ इंश्योरेंस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सैलरीड हो तो आपको अपने कॉर्पोरेट की तरफ से कोई ना कोई हेल्थ इंश्योरेंस कवर ऑफकोर्स मिला होगा, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली आप, आपके स्पाउस, आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे कवर्ड होंगे। लेकिन आई वुड सजेस्ट, स्पेशली अगर आपके पेरेंट्स आप पे डिपेंडेंट है, सीनियर सिटीजन कैटेगरी में है, और इवन इफ डिपेंडेंट नहीं भी है, तो आपको एक टॉपअप इंश्योरेंस भी, जो हेल्थ इंश्योरेंस आपको कॉर्पोरेट से मिला है उसके साथ एक टॉपअप भी लेके रखना चाहिए। क्योंकि अगर आप इंडिविजुअली आप सीनियर सिटीजन का लेंगे तो कई बार कवर नहीं भी करते हैं और बहुत ज़्यादा प्रीमियम आता है। उसके अलावा अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो हेल्थ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है बड़े बड़े सेल्फ एम्प्लॉयड लोग, बिजनेस जिनके हैं, वो अच्छा खासा कमाते हैं, हर चीज़ पे खर्च करने के पहले सोचते नहीं, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेके रखते। और जब घर में कोई बीमारी या कुछ इस तरह की सिचुएशन होती है तो 10 लाख 20 लाख तो बहुत ईजीली स्पेंड हो जाता है, और तब भी वो उतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ अपने पेरेंट्स को या रिलेटिव्स को नहीं दे पाते जो एक सैलरीड इससे कहीं गुना कम खर्चे में दे पाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हेल्थ इंश्योरेंस। तो हेल्थ इंश्योरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप सबको हेल्थ इंश्योरेंस डेफिनेटली लेना चाहिए और पूरी फैमिली का लेना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस आप सिर्फ अर्निंग मेंबर का लीजिए, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस पूरी फैमिली का लीजिए। अगर घर में एक बच्चा भी है तो उसका भी हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। उसके बाद आता है कार इंश्योरेंस। अगर आपके घर में कार, टू व्हीलर, इस तरह की कोई भी चीज़ है तो उसका इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा मैंने कहा आपको नहीं पता होता कि कब कोई एक्सीडेंट या इस तरह की चीज़ होने वाली है। इंश्योरेंस अगर है तो वो आपको सेफगार्ड करेगा। प्रीमियम बहुत कम होता है, ये एक मैंडेटरी इंश्योरेंस है जिस पे आपको पैसा खर्च करना चाहिए। इसके अलावा फोर्थ है स्टॉक इंश्योरेंस। ये एप्लीकेबल है उन लोगों के लिए जो बिजनेस करते हैं, और अगेन बिजनेसमैन इंडिया में मैंने देखा है जो छोटे बिजनेसमैन हैं वो इन सब चीज़ों को फालतू और पैसा वेस्ट समझते हैं, बट दिस प्लीज़ अंडरस्टैंड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी एक छोटी सी शॉप भी है, आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो भी है, आप अपने स्टॉक का इंश्योरेंस लेके रखिए। ये जो इस तरह की न्यूज़ आती है कि कोई आग लगने से, किसी वजह से डिस्ट्रॉय हो गई, गॉड्स फॉरबिड, मैं बार बार कह रही हूँ, ऐसा हम में से किसी के साथ ना हो, ना आपके साथ ना मेरे साथ, लेकिन अगर ऐसा हो तो हमें उसे फेस करने के लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए। अगर आपने स्टॉक इंश्योरेंस ले रखा है, आपके सारे लॉसेस इंश्योरेंस कंपनी इनकर करेगी। तो इसीलिए बिजनेसमैन जिनके यहाँ पे स्टॉक रखा जाता है गोडाउन्स में, शॉप्स पे, उनका स्टॉक इंश्योरेंस देना बहुत ज़रूरी है। नाउ कमिंग ऑन द फोर्थ पॉइंट, टैक्स प्लानिंग।
यस, टैक्स प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती है बहुत से लोगों को, बहुत सारे लोग टैक्स प्लानिंग करते ही नहीं है, स्पेशली जो जॉब करना नया नया स्टार्ट करते हैं। दे फील कि जो छोटा मोटा टैक्स बन रहा है वो दे देना ज़्यादा अच्छा है, रादर देन इस सब निटिग्रिटी में पढ़ना कि क्या कहाँ पे सेव करो कि टैक्स बचे। मैं ऐसे बहुत सारे यंगस्टर्स को जानती हूँ, मेरे घर में भी ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, एंड देन दे फील कि इतना सारा कॉम्प्लिकेशन करने से अच्छा है कि हम टैक्स भर दें, एंड दे एंड अप पेइंग 20,000, 50,000 और अ लाख पर एनम ऑफ टैक्स। और अगर जो उन्होंने टैक्स प्लानिंग की होती तो शायद उनको ज़ीरो टैक्स भरना पड़ता है। जी हाँ, टैक्स प्लानिंग इज़ दैट इम्पॉर्टेंट। अगर आप प्रॉपर टैक्स स्लैब्स का नॉलेज रखते हैं, प्रॉपर टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स का नॉलेज रखते हैं, तो हो सकता है कि आपको एक पैसे का भी टैक्स ना भरना पड़े, रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि अभी आप उसी इनकम पे 1 लाख रुपए का या से 1.5 लाख का या 50,000 का कोई टैक्स भर रहे हो। तो टैक्स प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सी अगर इन्वेस्टमेंट एनीवे हर इंडिविजुअल को करना ही चाहिए, तो अगर आप एक सोचा समझा इन्वेस्टमेंट करो जिससे आप जो पैसा गवर्नमेंट को आप दे रहे हो जो आप बचा सकते हो, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। यू शुड डेफिनेटली डू दैट, एंड इन फैक्ट गवर्नमेंट ऑल्सो वॉन्ट यू टू डू दैट। और अगर आप इतना दिमाग रखते हो, इतना आप अपना एनर्जी और टाइम लगा सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो उस पैसे को कमाने में, तो उसको सही तरीके से यूटिलाइज करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड यू शुड डू दैट। तो मैंने टैक्स प्लानिंग पे भी वीडियोस बनाए हैं, ऊपर आई बटन में आ रहे हैं, इफ यू वांट यू कैन रेफर दैट। फाइनेंशियल प्लानिंग से सबसे पहले लोगों को लगता है कि हम इन्वेस्टमेंट्स की ही बात करेंगे। नहीं डियर फ्रेंड्स, फाइनेंशियल प्लानिंग और वेल्थ क्रिएशन में यही डिफरेंस है। वेल्थ क्रिएशन है कि आपके पास में एक इनकम है, आपके पास में वेल्थ है, उसको आप कहाँ इन्वेस्ट करो कि वो बहुत मल्टीफोल्ड टाइम्स बढ़े, जल्दी से जल्दी बढ़े, आपको सेकेंडरी इनकम दे और आपकी वेल्थ क्रिएट करे, जल्दी से जल्दी आपके पैसे को और बढ़ाए। बट फाइनेंशियल प्लानिंग इज नॉट अबाउट दैट। हो सकता है आपकी बहुत लिमिटेड इनकम है, आपका पैसा बहुत नहीं बढ़ रहा, लेकिन वो इनकम आपके सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को कैसे एड्रेस करेगा, कैसे टेक केयर करेगा, वो है फाइनेंशियल प्लानिंग। तो वेल्थ क्रिएशन इज वेरी डिफरेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग इज वेरी डिफरेंट। वेल्थ क्रिएशन में इन्वेस्टमेंट्स पॉइंट 1 पे आता है, फाइनेंशियल प्लानिंग में इन्वेस्टमेंट्स वुड कम ऑन पॉइंट 5, क्योंकि इसके पहले हमने जितने पॉइंट्स डिस्कस करे वो सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट्स के भी पहले फाइनेंशियल प्लानिंग में अगर आपके कोई लोन्स है, तो ये जो छोटे मोटे आप कंज्यूमर लोन्स लेते रहते हो फ़ोन लेने के लिए, करने के लिए, वो आप सबसे पहले बंद करिए। उसके बाद अगर आपका कोई कार लोन है, ऑटोमोबाइल लोन है, तो आप पहले वो बंद करिए। तो ये लोन मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट्स के पहले आएगा लोन मैनेजमेंट। अगर आपका पास लोन्स है तो कौन सा लोन अच्छा है, कौन सा लोन बुरा है, कौन सा लोन आपको लेना चाहिए, कौन सा लोन आपको नहीं लेना चाहिए। अगर होम लोन ले रहे हैं कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो दैट इज अ गुड लोन। ऑटोमोबाइल लोन भी डिपेंडिंग ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ गुड लोन और बैड लोन। मोर ओवर इट कम्स इन बैड लोन, क्योंकि वो एनीवे डेप्रिसिएटिंग प्रोडक्ट है। जैसे घर आप लोगे वो एप्रिसिएटिंग एसेट है, बट जो कार आप लोगे उसकी वैल्यू एनीवे डेप्रिशिएट होनी है, और साथ में फिर आप उस पर इंटरेस्ट भी दोगे लोन लेके लोगे तो दैट इज अ नेगेटिव पॉइंट। इसके अलावा ये तो फिर भी मॉडरेट काइंड ऑफ बैड लोन हो गया ऑटोमोबाइल लोन। जो पर्सनल लोन, जो कंज्यूमर लोन, जो क्रेडिट कार्ड लिमिट्स, क्रेडिट कार्ड लोन, ये सारी चीजें आप लेते हो ना, दे आर डिजास्टर लोन्स। आई टर्म दैम डिजास्टर लोन्स, क्योंकि वो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में मतलब डिजास्टर है, आपको पूरी तरीके से बर्बाद करने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। तो वो बिल्कुल मत लीजिए, बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होते हैं। अगर वो है आपके पास तो आप प्लीज सबसे पहले पैसा सेव कीजिए और उन्हें बंद कीजिए। फिफ्थ पॉइंट वाज लोन मैनेजमेंट। ऑन कमिंग ऑन द लास्ट पॉइंट, इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट आपको कहाँ करना है, उसके पहले आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ढूंढना होगा कि आपको अपने गोल्स डिफाइन करने होंगे। आप अपने जो गोल्स हैं उनको 3 कैटेगरी में डालोगे। एक होगा शॉर्ट टर्म गोल, एक मीडियम टर्म गोल एंड एक लॉन्ग टर्म गोल। जो शॉर्ट टर्म गोल्स है उसमें आपकी इमीडिएट 6 मंथ्स 9 मंथ्स में कैटर करने वाली नीड्स है वो आएंगी। जैसे आप जो ये गैजेट्स खरीदना चाहते हो, लग्जरी प्रोडक्ट्स खरीदते हो, ज्वेलरी खरीदते हो, जिसके लिए आप कंज्यूमर लोन लेते हो, तो वो कंज्यूमर लोन
न लेते हुए आप प्री प्लान करिए, पैसा सेव कीजिए और फिर वो प्रोडक्ट्स बाय कीजिए। वो हो जाएंगे हमारे शॉर्ट टर्म गोल। मीडियम टर्म गोल में आ गया, आपको इंटरनेशनल वेकेशन प्लान कर रहे हो, आपको कोई पोस्ट ग्रेजुएट या डॉक्टरेट डिग्री करनी है इंडिया के बाहर से, उसके लिए आप पैसे इकट्ठे कर रहे हो, अपनी खुद की शादी के लिए आप पैसे इकट्ठे कर रहे हो, बच्चा प्लान करने के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हो, तो वो आपके मीडियम टर्म गोल्स हो जाएंगे। लॉन्ग टर्म गोल्स आपके होंगे आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग, आपके किड्स एजुकेशन, किड्स मैरिज, ओइंग अ हाउस, खुद का घर खरीदना, दिस वुड ऑल्सो बी अ लॉन्ग टर्म गोल। ओइंग अ कार वुड कम डेफिनेटली इन मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म गोल्स डिपेंडिंग ऑन योर इनकम। इस तरीके से सबसे पहले अपने गोल्स को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन आएगा कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कहाँ और कितना इन्वेस्ट करना है, आपको कितना इक्विटी का एक्सपोजर रखना है, कितना डेट का एक्सपोजर रखना है। अब आपका रिस्क एपेटाइट कितना है ये अगेन डिपेंड करेगा आपकी इनकम पे, आपके एक्सपेंसेस पे, आपकी नेटवर्थ पे, आपकी लायबिलिटी पे, आपके एसेट्स पे, आपकी ऊपर कितनी आप डिपेंडेंस है, आपकी एज क्या है। इन सारी चीज़ों के बेसिस पे हम फिर ये कैलकुलेट करेंगे कि आपकी कितनी डेट एपेटाइट है, कितनी इक्विटी एपेटाइट है, रिस्क एपेटाइट आपकी कितनी है, जिसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। क्योंकि देयर इज अ रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, जैसे आपको पता है फिक्स डिपॉजिट्स है, रिकरिंग डिपॉजिट्स है, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स है, गोल्ड है, स्टॉक मार्केट है, ईटीएफ है, उसके अलावा म्यूचुअल फंड्स है, पीपीएफ है, ईपीएफ है, देयर आर लॉट मैनी प्रोडक्ट्स। तो कौन सा प्रोडक्ट, उसमें कितना इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही होगा। डेफिनेटली दिस इज अ मस्ट कि आपका सभी प्रोडक्ट्स में एक्सपोजर होना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन इज अ मस्ट, बट किस में कितना एक्सपोजर होना चाहिए, किस एज में होना चाहिए, ये सब कुछ डिपेंड करेगा आपकी रिस्क एपेटाइट पे। आप अपने ये सारे इन्वेस्टमेंट्स प्लान करोगे, अपने गोल्स, अपनी रिस्क एपेटाइट, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, तब हमें एक और चीज़ फैक्टर इन करनी होगी, वो है इन्फ्लेशन, कि हमारी कंट्री का इन्फ्लेशन किस रेट पे ग्रो कर रहा है, उस हिसाब से हमें सारी चीज़ें प्लान करनी होगी। लास्ट पॉइंट है हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग का, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आपके जितने भी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो पासवर्ड्स हैं, वो आप अपने घर के किसी कॉन्फिडेंट के साथ में शेयर करके रखिए, उन्हें बता के रखिए। चाहे आप किसी भी लाइफ के स्टेज में हो, चाहे आप एक अभी जस्ट आपकी शादी भी नहीं हुई, यू आर जस्ट अ स्टार्टर बिगिनर, या फिर आप मिडिल एज्ड हो, आपकी शादी हो चुकी है, या फिर आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में, आप जिस भी कैटेगरी में हो, आपने जहाँ जहाँ भी अपने फंड्स पार्क कर रखे हैं, जो आपके पासवर्ड्स है, वो आप अपने एक कॉन्फिडेंट को बताइए। वो आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, वो आपके बच्चे हो सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपकी जितनी भी जगह पर इन्वेस्टमेंट्स है, उन सब जगह पर नॉमिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो डीमैट अकाउंट हो, चाहे एफडी हो, आप हर जगह पर प्लीज़ नॉमिनी करना मत भूलिए। इवन लॉकर भी अगर है तो उसमें भी नॉमिनी होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद डिटेल्ड में फाइनेंशियल प्लानिंग, किसकी कितनी रिस्क एपेटाइट है, उसके से कितना एक्सपोजर किस प्रोडक्ट का लेना है, ये डिपेंड करेगा आपकी एज पे। तो ये मेरी जो फाइनेंशियल प्लानिंग सीरीज का एपिसोड 1 था, इसके बाद में मैं आपको फाइनेंशियल प्लानिंग दूंगी डिपेंडिंग ऑन योर एज ब्रैकेट। ऑन एवरी फ्राइडे आई वुड बी अपलोडिंग द वीडियोज, जिसमें मैं केटर करूंगी अलग अलग एज ब्रैकेट्स को, क्योंकि इस एक वीडियो में मैं एक वेग फाइनेंशियल प्लानिंग देके आपको गलत फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं देना चाहती। फाइनेंशियल प्लानिंग एज मुझे लगता है आपको ये पूरा वीडियो देख के समझ में आया होगा कि बहुत ही सीरियस टॉपिक है एंड बहुत ही ज़्यादा कस्टमाइज्ड टॉपिक है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इंडिविजुअली आपके लिए क्या सही है मैं आपको बताऊं, इसीलिए मैंने ये सीरीज़ लॉन्च की है। तो आगे की फाइनेंशियल प्लानिंग हर एज ग्रुप के हिसाब से मैं आपको दूंगी कमिंग वीडियोस में ऑन एवरी फ्राइडे। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो अपने हर नियर एंड डियर वंस के साथ में ये शेयर कीजिए, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ इंडीड वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे बेल बटन और सब्सक्राइब प्रेस करके इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।